गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। हम व्याकरण के पाठ 10 समास का अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने अव्ययी भाव समास का अध्ययन कर लिया था तथा तत्पुरुष समास के प्रथम भेद विभक्ति तत्पुरुष का भी अध्ययन कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम तत्पुरुष समास के अन्य भेदों का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आगे हमारा तत्पुरुष समास का दूसरा भेद न्याय तत्पुरुष समास। इसमें कहता है कि वह समास जिसमें निषेध क्या होता है? मना करना। ठीक है, निषेध यानी कि नहीं अर्थ में न्याय का, किस उपपद का? न्याय पद का। ठीक है, न्याय पद का किसी अन्य पद के साथ समास होता है। किस अर्थ में? नहीं के अर्थ में, जहाँ पर न्याय पद का किसी दूसरे पद के समास होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? न्याय तत्पुरुष समास कहते हैं, क्योंकि इसमें किसका समास होता है? न्याय पद का किसी अन्य पद के साथ। ठीक है, आगे कहता है कि यदि उत्तर पद का प्रथम वर्ण व्यंजन हो, ठीक है, तो न्याय के स्थान पर, न्याय का मतलब है नय, न्याय का आगे फिर केवल नय ही शेष बचता है, यह का लोप हो जाता है, तो नय में से केवल नय बचेगा आपका, और इस नय का ही किसी अन्य पद के साथ समास होगा। तो उसके बारे में कहता है कि यदि उत्तर पद का प्रथम वर्ण व्यंजन हो तो नय के स्थान पर अ हो जाता है, और यदि उत्तर पद का प्रथम वर्ण यह स्वर हो, ठीक है, तो फिर नय के स्थान पर क्या हो जाएगा? अन हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो कंडीशन है इस समास में। इस समास में क्या होता है? नय का दूसरे पद के साथ यानी उत्तर पद के साथ समास होता है। नय मतलब न्याय का। तो इसमें एक अवस्था है कि अगर उत्तर पद का पहला वर्ण व्यंजन हो, ठीक है, उत्तर पद का पहला वर्ण क्या हो? व्यंजन हो, तो नय के स्थान पर क्या हो जाएगा? अ हो जाएगा। ठीक है, और अगर उत्तर पद का पहला वर्ण क्या हो? स्वर हो, तो फिर नय के स्थान पर क्या हो जाएगा? अन हो करके समास होगा। ठीक है, तो ये दो कंडीशन हमने ध्यान रखनी है। तो उदाहरण से समझते हैं हम। सबसे पहले दिया गया कि स्वर आने पर क्या होगा? स्वर आने पर अगर उत्तर पद का प्रथम वर्ण स्वर आ जाए, जैसे है यहाँ पर न उपस्थिति, न उपस्थित है, सॉरी, न उपस्थित है, न क्या है? ये न्याय पद है एक। ठीक है, न्याय मतलब मना करने के अर्थ में न्याय पद आया है, और इसका जो उत्तर पद है वो क्या है? उपस्थित। ठीक है, उपस्थित का जो प्रथम वर्ण है वो क्या है? उ, यानी कि एक स्वर है। ठीक है, तो फिर यहाँ पर नय के स्थान पर क्या हो जाएगा? अगर स्वर आता है तो नय के स्थान पर क्या हो जाता है? अन। तो इन दोनों को जब हम समास करेंगे तो नय का क्या बना देंगे हम? अन। तो हमारा समास हो जाएगा अनुपस्थित है। न उपस्थित है, जो उपस्थित नहीं है, जो प्रेजेंट नहीं है, तो उसका समास हो जाएगा अनुपस्थित है। ठीक है, अनुपस्थित है। इसी प्रकार है न आदि, जो जिसका आदि नहीं है, आदि मतलब शुरुआत, आरंभ, तो उसका समास तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर भी जो उत्तर पद है वो क्या है? स्वर है। उत्तर पद का प्रथम वर्ण क्या है? स्वर है। तो यहाँ पर न के स्थान पर क्या बन जाएगा? समास होते समय अन बन जाएगा। ठीक है, तो हमारा समास शब्द बनेगा अनादि, अनआदि। ठीक है, अनआदि यानी कि, तो इकट्ठा बोलेंगे तो अनादि, न आदि, अनादि। इसी प्रकार नैरितम, तो नैरितम का हो जाएगा अनृतम, अनृतम, नैरितम अनृतम। न एक है, अनेक है, न एक है, अनेक है। न उदार है, अनुदार है, न उदार है, अनुदार है। न अंत है, अनंत है, न अंत है, अनंत है। और न आगतम, अनागतम, न आगतम का अनागतम। तो इनमें सभी में क्या हुआ है? उत्तर पद का प्रथम वर्ण क्या है? इनमें सभी में स्वर है, तो इसलिए स्वर आने पर जो न है आपका पद है उसका क्या हो जाएगा? समास होते समय अन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? अन। तो इन सभी में न के स्थान पर क्या हो गया? समास में अन हो गया। ठीक है, उसके बाद दूसरी अवस्था हमारी,
अगर उत्तर पद का पहला वर्ण क्या आ जाए, व्यंजन आ जाए, ठीक है, तो फिर न के स्थान पर क्या हो जाता है, ए हो जाता है, खाली ए, अन नहीं होगा, अब इसमें क्या होगा, ए, ठीक है। जैसे न संदेह है, तो न के स्थान पर यहाँ पर हो जाएगा अ, तो क्या बन जाएगा समास, असंदेह है, न संदेह है, असंदेह है। इस प्रकार न धर्म है, अधर्म है, न धर्म का अधर्म है, ठीक है। आगे है न सत्यम असत्यम, न सत्यम क्या, असत्यम। न हिंसा, न हिंसा क्या हो जाएगा, अहिंसा, न हिंसा अहिंसा। इसी प्रकार न शांति अशांति, न शांति का अशांति, और न विद्या का अविद्या, न विद्या का हो जाएगा अविद्या। तो इन सभी में जो उत्तर पद है हमारा, बाद वाला पद है, उसका प्रथम वर्ण क्या आया है, व्यंजन आया है, ठीक है। तो जब उत्तर पद का प्रथम वर्ण व्यंजन आता है तो न के स्थान पर क्या हो जाता है, अ हो जाता है, ठीक है। तो ये सारे किसके उदाहरण थे, हमारे न्याय तत्पुरुष की, क्योंकि इसमें क्या होता है, न्याय पद का नहीं अर्थ में यानी कि निषेध अर्थ में उत्तर पद के साथ समास होता है। तो उत्तर पद भी, और उत्तर पद में भी हमें क्या ध्यान रखना है, अगर उत्तर पद का प्रथम वर्ण स्वर आए तो न्याय के स्थान पर अन होगा, अगर उत्तर पद का प्रथम वर्ण पहला वर्ण व्यंजन आए तो न्याय के स्थान पर अ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला भेद है, तीसरा भेद तत्पुरुष समास का, अलुक तत्पुरुष। अलुक का अर्थ होता है लोप न होना, ठीक है। अलुक का क्या अर्थ होता है, लोप न होना। तो जब भी हम समास करते हैं तो उसमें क्या होता है, किसी न किसी विभक्ति का लोप होता है, लोप हो करके ही समास बनता है, ठीक है। तो अलुक तत्पुरुष में क्या होता है, जो विभक्ति दोनों पदों के बीच में जो विभक्ति आती है उसका लोप नहीं होता, इसीलिए इस तत्पुरुष का नाम, इस तत्पुरुष समास का क्या नाम है, अलुक। अलुक मतलब जिसमें लोप न हो, ठीक है। तो इसके बारे में कहा गया कि जिस समास में पूर्व पद की विभक्ति का लोप नहीं होता, ठीक है, बाकी के सभी समासों में पूर्व पद की विभक्ति का लोप होकर ही समास बनता है, तो इस समास में पूर्व पद की विभक्ति का लोप नहीं होता, बल्कि विभक्ति युक्त पद ही दूसरे पद के साथ जुड़ जाता है, ठीक है। जैसे जो भी उसमें विभक्ति लगी हुई है पूर्व पद में, वो वैसी विभक्ति लगी हुई ही दूसरे पद के साथ जुड़ जाएगी, उसमें से विभक्ति को लोप नहीं करेंगे हम, न ही विभक्ति को हटाएंगे, ठीक है। तो विभक्ति युक्त पद को ही हम दूसरे पद के साथ जोड़ करके समास बनाते हैं, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, अलुक तत्पुरुष समास। अलुक का अर्थ क्या होता है, जिसमें विभक्ति का लोप नहीं होता, ठीक है। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, दिवमगत है, दिवमगत, दिवम क्या होता है, स्वर्ग, स्वर्ग को गया हुआ, तो दिवम में यहाँ पर द्वितीय विभक्ति आई है, ठीक है। तो जब इसका समास होगा तो इस द्वितीय विभक्ति का लोप यहाँ पर नहीं होगा, तो इसका समास क्या बनेगा, ऐसे ही दिवंगत है, तो इसमें इसके बाद ये संधि का नियम लग जाएगा, इसमें दिवंगत है, ठीक है। तो इसका समास हो जाएगा दिवंगत है, तो इसमें जो दिवम शब्द में द्वितीय विभक्ति थी उसका लोप यहाँ पर नहीं हुआ, ठीक है। खाली मैं के स्थान पर क्या हो गया है, अंगय हो गया, ये विभक्ति सॉरी संधि के नियम से आपका हो गया, ठीक है। उसके बाद है आपका जैसे खेचर है, खेचर है, खे क्या था, आकाश में, चरा में नहीं विचरण करने वाला, आकाश में विचरण करने वाला, जैसे कि पक्षी। तो खे यहाँ पर सप्तमी विभक्ति में आया है, तो जब इसका समास करेंगे तो खे की सप्तमी विभक्ति का हम लोप नहीं करेंगे, तो ऐसे ही इसमें जुड़ जाएगा, खेचर है आपका समास बन जाएगा, खेचर है, खेचर है। उसके बाद है युद्धि स्थिर है, युद्धि क्या होता है, युद्ध में, स्थिर है, स्थिर अडिग है जो, तो युद्धि में यहाँ पर सप्तमी विभक्ति आई है आपकी, तो इसका समास करते समय भी हम सप्तमी का लोप नहीं करेंगे, तो आपका समास बन जाएगा युधिष्ठिर है, ठीक है। तो ये आपका ष्टुत्व संधि से आपका ये समास होगा, युधिष्ठिर है, ठीक है। तो इसमें केवल संधि का नियम लगा है, विभक्ति का लोप नहीं हुआ है, ठीक है। उसके बाद है हमारा वाचः पति, वाचः पति वाणी का स्वामी, वाचः में यहाँ पर षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, वाणी का, ठीक है।
वाचा है पति स्वामी। तो इसका समास करेंगे तो इसमें से हम विभक्ति का लोप नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमारा समास बन जाएगा वाचस्पति, केवल विसर्गों के स्थान पर स हो गया, ये संधि के नियम से हुआ, बाकी इसकी विभक्ति का लोप यहाँ पर नहीं हुआ। विसर्ग संधि से यहाँ पर विसर्गों का स हो गया। उसके बाद हमारा अगला भेद है तत्पुरुष समास का, उपपद तत्पुरुष समास। ठीक है, तो इसमें कहता है कि पूर्व पद को उपपद कहते हैं। जैसे कि आपको पता है कि प्रत्येक समास में दो पद होते हैं, पूर्व पद पहले वाला पद और बाद वाला पद। ठीक है, जैसे यहाँ पर द्विम गतः है दो यहाँ पर, तो द्विम क्या है हमारा पूर्व पद और गतः है क्या हमारा उत्तर पद। तो इसमें कहता है कि पूर्व पद को हम क्या कहते हैं, उपपद कहते हैं। जो पूर्व वाला पद होता है पहले वाला पद, उसको हम क्या कहते हैं, उपपद कहते हैं। ठीक है, जिस समास में पूर्व पद के साथ धातु से बना हुआ कोई शब्दांश आए तो तथा क्रियापद को शब्द बनाया जाए, उसे हम क्या कहते हैं, उपपद तत्पुरुष समास कहते हैं। तो यहाँ पर क्या कहता है कि जिस समास में पूर्व पद के बाद क्या आए, किसी धातु से बना हुआ, ठीक है, धातु से बना हुआ कोई शब्दांश आए, यानी कि कोई क्रियापद आ जाए। धातु से क्या बनता है हमारा, क्रियापद ही बनता है। जैसे पठ धातु से पठती बनता है, क्री धातु से क्रोती बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये साफ कहता है कि यदि किसी उपपद के साथ, उपपद मतलब पूर्व वाले पद के साथ कोई क्रियापद आ जाए, क्रियापद। ठीक है, क्रियापद क्या होता है, जिससे किसी काम का पता चलता है, कोई काम किसी काम के करने या होने का पता चलता है। तो ऐसा कोई पद आ जाए क्रिया वाला, तो क्या होता है, उसमें पद आ जाए उसे उपपद तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, जब फिर उन दोनों के बीच में जो समास होगा उसे हम क्या कहेंगे, उपपद तत्पुरुष समास कहेंगे। ठीक है, कहता है कि समास के उत्तर पद में कोई क्रिया अवश्य रहती है। वही बात दोबारा कहता है कि जो पूर्व पद के साथ, पूर्व पद किसको कहते हैं, उपपद को। ठीक है, पूर्व पद को हम उपपद कहते हैं, और उपपद के साथ यदि कोई क्रियापद आ जाए, क्रियापद यानी कि उत्तर पद, उत्तर वाला पद, बाद वाला पद कैसा आ जाए, क्रिया के रूप में आ जाए। ठीक है, तो उन दोनों के बीच में जब समास होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, उपपद तत्पुरुष समास कहेंगे। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, कुंभम करोति इति। तो यहाँ पर कुंभम जो शब्द है ये पूर्व पद है, यानी कि एक उपपद है। ठीक है, ये पूर्व पद बोल लो या फिर उपपद बोल लो। ठीक है, और इसके बाद जो उत्तर पद आया है करोति। करोति हमारा आपको पता है कि क्री धातु से बना हुआ पद है, जिसका अर्थ करता है। कुंभम करोति, कुंभ को करता है। कुंभ के मतलब घड़े को करता है, मानी बनाता है, घड़े को बनाता। कौन बनाता है, कुंभकार यानी कुम्हार। तो इसका जो समास बनेगा ये क्या बनेगा आपका, कुंभकार है। तो यहाँ पर हमने जो क्रोती क्रिया है इसका क्या बना दिया, एक शब्द बना दिया। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर बता गया कि शब्दांश आ जाए तथा क्रियापद को शब्द बनाया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर क्रोती क्या थी, हमारी क्रिया, तो इसका हमने क्या शब्द बना दिया, कार है, कुंभ को करने वाला। ठीक है, कुंभकार है, क्रोती का क्या कर दिया, कार है। तो यहाँ पर हमने क्रिया का क्या बना दिया, एक शब्द बना दिया, क्रियापद का शब्द बना दिया। तो इस समास को हम क्या कहेंगे, उपपद तत्पुरुष समास। ठीक है, उपपद तत्पुरुष समास में क्या होता है, पूर्व पद कोई उपपद होता है और उसके जो बाद वाला पद होता है उत्तर पद, वो क्रिया के रूप में आता है, और बाद में समास होने पर क्रिया का क्या बना देते, हम शब्द बना देते हैं। ठीक है, तो ऐसे समास को हम क्या कहेंगे, उपपद तत्पुरुष समास कहेंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा उदाहरण, जैसे दिनम करोति, जो दिन को करता है। ठीक है, दिनम करोति, दिन को करता है। तो यहाँ पर करोति का भी क्या बना देंगे हम शब्द, दिन कर है। दिन कर यानी कि सूर्य, करोति का क्या बन गया, कर है। ठीक है, उसके बाद है हमारा जलम ददाति इति, जो जल देता है, तो क्या हो जाएगा, जलदह है। ददाती क्रिया का क्या बना दिया हमने, दह, शब्द बना दिया, जलदह। ठीक है, यानी कि बादल। आगे आपका भयम करोति, जो भय को पैदा करता है या करता है, तो क्या हो जाएगा, वो भयंकर है। ठीक है, भयंकर है। ये आपका यहाँ पर करोति से क्या बन गया, कर है, शब्द बन गया, क्रिया से शब्द बन गया। उसके बाद है हमारा चर्मम करोति, जो चमड़े को करता है, यानी चमड़े का कार्य करता है, तो वो जाएगा हमारा चर्मकार है, यानी कि चमार। उसके बाद है निशाम करोति, जो निशा करता है, यानी कि रात को
बनाता है तो क्या होता है वो निशाकर है यानी कि चांद। आगे आपका विशेषम जानाति, जो विशेष बात को जानता है तो उसको का समास हो जाएगा विशेषज्ञ है। तो यहाँ पर जानाति क्रिया का क्या बना दिया हमने शब्द ज्ञ है। ज्ञ मतलब जानने वाला, विशेष को जानने वाला विशेषज्ञ है। उसके बाद है हमारा स्वर्णम करोति इति, जो सोने का कार्य करता है यानी कि स्वर्ण का सोने का कार्य करता है, गोल्ड का, तो उसका जो समास बन जाएगा फिर हमारा स्वर्णकार है। स्वर्णकार है तो क्रोति का क्या बन गया शब्द कार है। उसके बाद हमारा धनम ददाति इति, जो धन को देता है तो क्या हो जाएगा धनदह। ठीक है, कोई भी व्यक्ति है जो धन को देता है या कोई देवता है जो धन प्रदान करता है तो क्या कहेंगे उसको समास को हम धनम ददाति इति धनदह। आगे है अल्पम जानाति इति। अल्पम जानाति, जो कम जानता है, अल्प क्या था थोड़ा, तो क्या हो जाएगा वो अल्पज्ञ है। जो विशेष जानता है वो विशेषज्ञ है, विशेषम जानाति विशेषज्ञ है, अल्पम जानाति अल्पज्ञ है। ठीक है, तो ये उपपद तत्पुरुष समास के हमने आज 3 भेद किए हैं। तो इन तीनों भेदों के आपने परिभाषा यानी कि नियम और उदाहरणों को याद कर लेना है। ठीक है, बाकी अगला हमारा कर्मधारय तत्पुरुष समास है, ये भी तत्पुरुष समास का ही भेद है, तो इसका ध्यान हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो आज हमने जो 3 भाग किए हैं तत्पुरुष समास के, इन तीनों की आपने परिभाषा व उदाहरण याद करनी। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।